नेक्स्ट टॉपिक ओम का नियम। बहुत इजी है, सबको याद होता है लगभग, और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी माना जाता है ओम का नियम। ठीक है, तो सन 1826 में जर्मनी के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात V अनुक्रमानुपाती I, V बराबर आर आई, आगे हम लिखेंगे R बराबर V अपॉन आई। ठीक है, I को हम बटे में भेज देंगे, V बराबर आई, R बराबर V अपॉन आई। इसका मात्रक ओम है। ठीक है, जहां R एक नियतांक है जिसका मात्रक ओम होता है, इसे चालक का प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध के नियम में प्रतिरोध किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, हम उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो प्रतिरोध चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, प्रतिरोध चालक के तापमान पर निर्भर करता है, प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम बात करें, सबसे पहले तो ये जानेंगे प्रतिरोध है क्या। तो जैसे किसी तार से करंट जा रही है, ठीक है, तो करंट थोड़ी बहुत कम होगी, कारण क्योंकि इस तार के अंदर जो पदार्थ है उस पदार्थ के कारण कुछ रुकावट आएगी करंट के मान में, और उस रुकावट के कारण धारा के मान में कुछ कमी आ जाएगी। तो वो जो कमी हुई या कह दें जो बाधा उत्पन्न हुई, उसी बाधा को हम बोलते हैं प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। ठीक है, तो धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है उसी बाधा को ही हम बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, तो किन किन बातों पर निर्भर करता है, हम सभी जानते हैं अगर हम एक छोटा सा तार जोड़ें किसी छोटी सी बैटरी से तो आसानी से बल्ब जल सकता है, लेकिन अभी हम 10 किलोमीटर का तार जोड़ें और एक छोटी सी बैटरी या छोटा सा सेल लगाएं तो, और उतना ही बड़ा बल्ब लगाएं तो 1 किलोमीटर तार के बाद हम अगर बल्ब जलाएंगे तो नहीं चलेगा। कारण क्योंकि जो बैटरी में ऊर्जा थी वो ऊर्जा तो उस तार में ही विसरित हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि तार ने उसकी ऊर्जा को कुछ कम किया, तो वो उस कमी को ही हम प्रतिरोध बोलते हैं। वो कमी प्रतिरोध के कारण हुई। हम ये कह सकते हैं कि धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हुई। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या है, जब किसी तार की लंबाई, ध्यान देना, सबसे पहले पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, सीधी सी बात है। अगर लोहा है, हम लोहे का तार नहीं यूज करते सामान्यतया। पहला कारण तो उसमें जंग लग जाती है, दूसरा कारण ये है कि उसकी प्रतिरोधकता अधिक है, उसमें धारा ठीक से प्रवाहित नहीं होगी। अगर हम प्रतिरोध के हिसाब से बात करें तो हम सिल्वर के तार को, चांदी के तार को सबसे अच्छा मानते हैं, सबसे अच्छा चालक मानते हैं, कारण क्योंकि इसमें प्रतिरोध बहुत कम होता है। ठीक है, सबसे कम प्रतिरोध चांदी में होता है, उससे ज्यादा थोड़ा सा तांबे में होता है, फिर उससे ज्यादा एल्युमिनियम में। इसलिए हम तांबा और एल्युमिनियम ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि हमारे लिए सस्ता पड़ता है और प्रतिरोध लगभग सामान्य है, कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तापमान, अगर तार गर्म हो गए तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई मतलब जैसे हमने कहा कि तार की लंबाई अगर हम बढ़ा दें तो धीरे धीरे क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। ठीक है, और धारा में कमी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, आर अनुक्रमानुपाती एल अनुक्रमानुपाती में हम सीधे सीधे लिख देते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात आर अनुक्रमानुपाती एल, समीकरण 1 मान लेंगे। अगला हम लिखेंगे प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट मतलब ये होता है कि जैसे किसी तार को हम ले लें और उस तार को ऐसे हम कट कर दें, कट करने के बाद जब हम ऐसे सामने से देखेंगे तो हमें ये गोल गोल दिखेगा। इसका जो क्षेत्रफल होता है उस क्षेत्रफल को हम अनुप्रस्थ काट कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो ए है, इसके व्युत्क्रमानुपाती को हम हमेशा 1 के बटे में करके लिखते हैं। तो आर व्युत्क्रमानुपाती ए, समीकरण नंबर 2, इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे। दोनों को मिलाने पर क्या बन जाएगा, आर अनुक्रमानुपाती एल अपॉन ए। आर, अब यहां पर हमने एक सिंबल लिया है पी जैसा है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा के इसे हम रो कहते हैं। तो आर बराबर रो एल बाई ए, जहां रो एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अगला विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक का प्रतिरोध है जिसकी लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध हम किसे कहते हैं, तो इसी रो को ही हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये जो रो है ये विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, यहाँ हमने क्या लिखा है कि जहां रो एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, इसे रो कहा जाता है, तो इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं हम कहें कि पदार्थ कोई 1 मीटर लंबा तार है, ठीक है, और जिसका व्यास भी 1 mm हो, मतलब 1 mm पतला तार हो, तब उसमें जो प्रतिरोध होगा उस प्रतिरोध को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आसान है। विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक का प्रतिरोध है जिसकी लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, चालकता,
तो प्रतिरोध का उल्टा चालकता, ठीक है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, बिल्कुल सिंपल। इसे प्राय जी से प्रदर्शित करते हैं, जी बराबर 1/r। 1/r का मतलब प्रतिरोध का उल्टा। अब प्रतिरोध का उल्टा हो गया तो ओम इसका मात्रक है, हम इसको उलट देंगे तो ये हो जाएगा मोह, ठीक है। या फिर ओम इनवर्स लिखते हैं, इनवर्स का मतलब उल्टा, ओम इनवर्स या फिर मोह होता है, ठीक है, चालकता का मात्रक। अब विशिष्ट प्रतिरोध था तो विशिष्ट चालकता, सिर्फ आपको दो डिफिनीशन याद करनी है। एक ये प्रतिरोधकता, इसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है। प्रतिरोधकता की परिभाषा हम क्या लिखेंगे, तो प्रतिरोधकता या हम कह सकते हैं प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात आर अनुक्रमानुपाती 1/a, आर अनुक्रमानुपाती l/a, आर बराबर रो l/a। ये इतना आपको लिखना अगर प्रतिरोधकता की डिफिनीशन आती है तो, ठीक है। अब इसमें हम आगे ये देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध शब्द आया है, ठीक है। तो ये एक डिफिनेशन याद करेंगे, फिर विशिष्ट प्रतिरोध की याद करेंगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, उस चालक का प्रतिरोध जिसकी लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम मीटर होता है, ठीक है। चालकता, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, इसे प्राय जी से प्रदर्शित करते हैं, जी बराबर 1/r, ओम इनवर्स इसका मात्रक है। अगला है विशिष्ट विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं, के बराबर 1/रो, ठीक है, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध क्या था, रो। तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक प्रति ओम मीटर होता है, ठीक है। ध्यान रखना, इसका मात्रक प्रति ओम मीटर है, ठीक। या इसको हम मोह प्रति मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेन मात्रक याद रखना, प्रति ओम मीटर। इसके बाद आता है प्रतिरोधों का समायोजन, ठीक है। तो जैसे कि हमने संधारित्रों की समायोजन में पढ़ा था, यहाँ भी वैसे ही, बस इसमें फॉर्मूला थोड़ा उलट जाता है, ठीक है। तो मेन फॉर्मूले पर आते हैं, आर बराबर क्या है, V/I। ये प्रतिरोध का मेन फॉर्मूला है, ठीक है। हम ध्यान देंगे इस पर। तो श्रेणी क्रम वही है, पहला क्रम। श्रेणी क्रम में जब हम जोड़ेंगे तो इसका मतलब ये पहले के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल को, फिर तीसरे को, मतलब एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, ऐसे हम जोड़ते चले जाएंगे। लास्ट में हमारे पास दो टर्मिनल होगा जिसे हम बैटरी से उठा के जोड़ देंगे, ठीक है। तो इन तीनों प्रतिरोधों को मान लेते हैं R1, R2 और R3। मान लेते हैं बैटरी से धारा चली थी I, ठीक है। तो हमने आवेश में भी पढ़ा था और धारा में भी पढ़ेंगे कि धारा और आवेश दोनों क्या चलते हैं, ऐसे सीधी रेखा में चलेंगे। जहां से ये दो भागों में बटा होगा वहां से बटेंगे, तो कहीं भी बटा नहीं, इसका मतलब धारा ऐसे सीधे निकल गई। विभवांतर की बात करें तो ये दो बिंदुओं के बीच होता है। तो मान लेते हैं इस पर V1 है, इन दोनों के बीच में V2 है और इन दोनों के बीच में V3 है, ठीक है। तो जो चीज यहाँ पर हमें जोड़नी है, जैसे हम V1, V2 और V3 को अगर हम तीनों को जोड़ दें तो टोटल V आ जाएगा। V मतलब जो बैटरी का विभवांतर है, तीनों के विभवांतर को जोड़ने पर बैटरी का V आएगा। तो हमें फॉर्मूला V से स्टार्ट करना है, क्योंकि R बराबर V/I है। इसको तीन फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर V बराबर निकाले तो हम क्या लिख सकते हैं, I को इधर गुणा कर देंगे, IR हो सकता है, ठीक है। अगर हम यहीं से I का मान निकालें तो I बराबर V/R भी हो सकता है। तो इस प्रकार से इसके तीन फॉर्मूले बन गए, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में हम इस वाले फॉर्मूले को उठाते हैं क्योंकि इसमें हमें विभव को जोड़ना है, ठीक है। तो फॉर्मूला उठाते हैं V, तीन समीकरण हम बनाएंगे, ठीक है। ये फिगर है, R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध है, I करंट इसमें से जा रही है, V1, V2, V3 तीन प्रतिरोध है, ठीक है। यहाँ हम इसकी संरचना के बारे में लिखते हैं कि कैसा है ये, एक सिरे से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को जोड़ रहे हैं, ठीक है। पहले और अंतिम सिरे को बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है। अब फिर माना कि पहला प्रतिरोध R1, दूसरा R2, तीसरा R3 है। माना कि पहले में V1, दूसरे में V2, तीसरे में V3 विभव जा रहा है। माना कि धारा I तीनों में समान रूप से प्रवाहित हो रही है। ऐसे हम अपने मन से लिख देंगे सब बना के, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे ओम के नियम से, हमें V बराबर फॉर्मूला लिखना है। तो अगर हम पहले के लिए लिखेंगे तो V1 उठाएंगे, तो V1 बराबर करंट क्या जा रही है इसमें, I, तो V1 बराबर IR1। दूसरे के लिए उठाएंगे तो V2 बराबर IR2। तीसरे के लिए उठाएंगे तो V3 बराबर IR3। तीनों समीकरण हो गए, तीनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या मिलेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर में IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। तीनों में हम सबसे पहले क्या करेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 का मान V, हमने पहले लिखा था, तीनों विभवांतरों को जोड़ दिया जाएगा तो बैटरी का विभव V आ जाएगा, ठीक है। तो इसे उठा के इसके स्थान पर रख देंगे, इन तीनों के स्थान पर हम ये उठा के रख देंगे, यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद इसी के साथ इन तीनों में से हम I को कॉमन कर लेंगे, तो I अगर कॉमन हो गया तो यहाँ बचा R1, R2, R3। तो तीनों में R1, R2, R3 बच गया, I यहाँ पर है, I को अपॉन में ले लेते हैं तो V/I हो गया, ठीक है। हमने मेन फॉर्मूला पढ़ा है, R बराबर होता है V/I, ठीक है। तो
आर बराबर वी अपॉन आई, ठीक है, वही चीज यहाँ भी है, आर बराबर वी अपॉन आई है, तो इस वी अपॉन आई की जगह पे हम आर रख देंगे, ठीक है। तो ये जो v अपॉन आई है इसकी जगह पे ये वाला r उठा के रख देंगे और ये बाकी जो फॉर्मूला है मेन फॉर्मूला बन जाएगा। तो r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3, ऐसे जितने भी प्रतिरोध होंगे हम सबको सीधे जोड़ देंगे। ये श्रेणी क्रम है प्रतिरोधों का। ध्यान रहे संधारित्र और प्रतिरोध दोनों में अपोजिट है। संधारित्र में जो समांतर क्रम का फॉर्मूला है वो श्रेणी का है, ठीक है। संधारित्र की समांतर का फॉर्मूला था c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3। यहाँ श्रेणी का फॉर्मूला है r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3, ठीक है। इसको याद रखना, क्रॉस है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए ध्यान रखना कि इसमें जो श्रेणी है वो उसमें समांतर है, ठीक है। समांतर क्रम में सेम एज वैसा ही प्रोसेस चलेंगे, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कि इनमें तीनों में करंट इस बार बट गई है, i1 i2 i3 हो गई, लेकिन तीनों एक ही बिंदु से जुड़े हैं, तो इसलिए तीनों का विभव सेम है जैसा कि संधारित्र में हुआ था। तो तीनों का विभवांतर v है। अब फॉर्मूला क्योंकि हमें i को जोड़ना है इसलिए फॉर्मूला हम i बराबर लिखेंगे, तो i बराबर v अपॉन r होता है। तो पहले प्रतिरोध के लिए जब हम लिखेंगे तो i1 बराबर v r1 हो जाएगा, दूसरे प्रतिरोध के लिए i2 बराबर v r2 हो जाएगा, और तीसरे प्रतिरोध के लिए i3 बराबर v अपॉन r3 हो जाएगा। तीनों समीकरणों को जोड़ देंगे, ठीक है। तीनों समीकरणों को जोड़ने पर i1 प्लस i2 प्लस i3 बराबर v अपॉन r1 प्लस v अपॉन r2 प्लस v अपॉन r3, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, i1 प्लस i2 प्लस i3 का मान हम i रख देंगे, क्योंकि ये तीनों करंट विभक्त हुए थे, i ही तीन भागों में बट गया था, तो तीनों को जोड़ने पर फिर से i प्राप्त होगा। i उठा के हम इसके स्थान पर रख देंगे, बाकी सब ऐसे उतर गया। इन तीनों में से v कॉमन है, तो v को हमने कॉमन कर लिया, i 1 अपॉन r1 1 अपॉन r2 1 अपॉन r3 बच गया इधर। v को हम अपॉन में ले लेंगे तो इधर हो गया i अपॉन v इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3। इसके बाद फिर से वही चीज जैसे हमने वहां पर लिखा था संधारित्र के लिए हम यहाँ लिखेंगे। प्रतिरोध के लिए माना तीनों प्रतिरोधों को हटाकर एक ऐसा प्रतिरोध लगाया जाता है जिसे V वोल्ट स्थापित करने पर धारा I प्रवाहित होती है। यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, धारा I प्रवाहित करने पर V वोल्ट स्थापित होता है, ठीक है। तो R बराबर V अपॉन आई, ठीक, मेन फॉर्मूला है इसका, इसको हम उलट देंगे तो उलटने पर क्या होगा, ये R 1 अपॉन R हो जाएगा और V अपॉन I अपॉन V हो जाएगा, ठीक है। अब इसे उठा के हमें इस समीकरण में रखना है, तो I अपॉन V का जो मान है यहाँ से 1 अपॉन R उठा के यहाँ रख देंगे और ये फॉर्मूला बन जाएगा। बाकी ये पूरा यहाँ पर वैसे उतर गया, तो 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस में 1 अपॉन R3, ये फॉर्मूला बन गया समांतर क्रम के लिए, ठीक है। तो अगर 3 है तब तो ऐसे करेंगे, अगर केवल 2 है तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं R बराबर R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ठीक है। इस फॉर्मूले का भी हम यूज कर सकते हैं अगर हम केवल 2 प्रतिरोधों के लिए लगा रहे हैं समांतर क्रम में, ठीक है। तो याद रखना ये समांतर क्रम है, इसका फॉर्मूला R बराबर R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, या एक से ज्यादा है तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यही फॉर्मूला ऐसा है, 2 के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध व धारा व विद्युत वाहक बल में संबंध। ओम के नियम से स्टार्ट करते हैं, R बराबर V अपॉन आई होता है, यहाँ से V का मान निकालो, I का R से गुणा कर दो, IR, ठीक है। V का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था टर्मिनल विभवांतर वाले फॉर्मूले में, जहां पर हमने बताया था V बराबर E माइनस IR होता है, ठीक है। उसको पीछे उसमें देख लीजिएगा, V बराबर E माइनस IR हुआ था। इन दोनों समीकरणों को हम मिला देंगे, V समान है तो बायां पद अगर समान हो तो दाएं पद को हम बराबर लगा के लिख सकते हैं, तो दाएं पदों को हमने बराबर लगा के लिख दिया, IR बराबर E माइनस IR, ठीक है। इस IR को जो माइनस में इधर लेकर आएंगे, ठीक है, ये कैपिटल, एक कैपिटल R है और एक स्मॉल r है, इस बात को ध्यान रखेंगे हम। स्मॉल r जो है वो आंतरिक प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध को प्रदर्शित कर रहा है। तो IR को इधर लेकर आएंगे, प्लस होगा, दोनों में I को कॉमन कर लेंगे, R प्लस स्मॉल r बराबर में E, यहाँ से R प्लस स्मॉल r को बटे में ले लो तो I बराबर E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। फॉर्मूला हो गया बहुत ही सिंपल सा। ये दो फॉर्मूले हमने यूज किए हैं, ये ओम के नियम से आया है और ये टर्मिनल विभवांतर वाला फॉर्मूला है। दोनों में हमने इस राइट पार्ट को इक्वल कर दिया, इक्वल करके इसको धर लिए प्लस दोनों में कॉमन, फिर अपॉन में ले लिए, ठीक है। आगे है विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। तो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है, विद्युत धारा का उसमें, इसे विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं, ठीक है। H से प्रदर्शित करते हैं। अब H का अर्थ है कि जितना विद्युत ऊर्जा उसमें व्यय हुई है वही उसकी क्या हो जाएगी, विद्युत, वही उसकी उसमें ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। जितना उसमें विद्युत ऊर्जा व्यय हुई वही उसकी उसमें ऊर्जा, तो H बराबर हम W लिख सकते हैं, ठीक है। तो W के 3 फॉर्मूले हैं,
तीनों फॉर्मूलों को हम h के बराबर लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर वी आई टी और वी स्क्वायर टी अपॉन में आर। ठीक है, ये जूल में रहेगा। अगर हम कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, तो h बराबर हम लिख सकते हैं W/4.2 कैलोरी। ठीक है, तो कैलोरी में बदलने के लिए इन सभी में हमें किससे भाग करना है, 4.2 से। ठीक है, अगला आते हैं व्यय विद्युत शक्ति पर। तो किसी परिपथ में व्यय हुए विद्युत ऊर्जा को व्यय विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, किसी भी परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा को व्यय विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक किलोवाट घंटा होता है, इसे यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, यूनिटों की संख्या बराबर होता है P गुणे T। P का मतलब है यहाँ पर वाट से, मतलब शक्ति से, जिसका मात्रक हम किलोवाट लेंगे, और T का मतलब है समय से, जिसका मात्रक घंटा लेंगे। ठीक है, इसमें एक और चीज याद रखेंगे कि 1 किलोवाट घंटा kWh जिसको बोलते हैं, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ठीक है, आगे तापमान का प्रतिरोध पर प्रभाव। तो तापमान बढ़ाने पर किसी धातु के चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, माना किसी चालक का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर माना किसी चालक का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R0 था, T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध RT हो गया है। ठीक है, तो हम RT बराबर लिख सकते हैं R0 1 + अल्फा टी। यहाँ से पूरा सोल्यूशन करके हम अल्फा का मान निकालेंगे, तो RT माइनस R0 अपॉन में R0 इंटू टी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर अल्फा है ताप गुणांक। ठीक है, अल्फा को हम प्रतिरोध का ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है, ताप गुणांक का मतलब कि प्रति डिग्री सेंटीग्रेड जो प्रतिरोध की मात्रा है वो इतनी बढ़ेगी। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध पर जो प्रभाव पड़ेगा उसको हम अल्फा कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ के 2 नियम हैं जटिल परिपथों को सॉल्व करने के लिए इसको बनाया गया है। जैसे हम ओम के नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं किसी परिपथ में धारा या विभव का मान निकालना हो। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई सर्किट है, ऐसे सर्किट आपने देखी होगी बहुत सी। ऐसे इस टाइप के सर्किट में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए होंगे जिनमें हमें अलग अलग प्रतिरोधों का विभव और धारा निकालना पड़ सकता है, इनकी जरूरत पड़ती है और निकालते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो उन्हीं को सॉल्व करने के लिए, जो बहुत ज्यादा जटिल परिपथ हो जाते हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए किरचॉफ ने 2 नियम बनाए। एक प्रथम नियम है, एक द्वितीय नियम है। प्रथम नियम को हम संधि का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बहुत ही ज्यादा इजी है। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। इसे सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा का मतलब समेशन से है, मतलब योग। तो बीजगणितीय योग का मतलब ये है कि किसी बिंदु पर अगर कई ढेर सारे तार जुड़े हुए हैं तो उस बिंदु पर अगर हम सभी धाराओं का योग करेंगे तो शून्य होगा। मतलब जितनी धारा उसमें आ रही है, जितनी धारा उसमें जा रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि केवल धारा आए ही, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि केवल धारा जाए ही। ठीक है, तो जितनी धारा आ रही है और जितनी जा रही है उन सबका जो संपूर्ण योग होगा, बीजगणितीय योग, वो शून्य होगा। इसके लिए हम एक नियम का यूज करेंगे चिन्हों के लिए, कि अगर बीजगणितीय का अर्थ यहाँ पर इसी से है कि हमें चिन्ह लेते हुए करना है। मतलब जो धाराएं आ रही हैं उनको हम प्लस लेंगे और जो धाराएं जा रही हैं उसको हम माइनस लेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये जा रहा है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं I1, धारा आ रही है तो इसलिए हमने I1 का मान प्लस में लिया। दूसरी धारा I2 जा रही है तो I2 का हम चिन्ह माइनस लेंगे। I3 आ रही है तो इसलिए I3 को प्लस में लेंगे। I4 भी आ रहा है तो इसलिए I4 का मान हम प्लस में लेंगे। I5 जा रहा है तो इसे हम माइनस में लेंगे। तो इस बिंदु पर जितने तार जुड़े थे सबकी धाराओं को हमने लिख लिया चिन्ह के साथ, तो इन सबका अगर हम योग करेंगे तो शून्य ही आएगा, ये निश्चित है। ठीक है, ये पहला नियम था। तो किसी परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, ये किरचॉफ का पहला नियम है। दूसरा नियम, इसे बंद पास का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग। ध्यान से यहाँ पर हम 2 पॉइंट में इसको कॉमा लगा के कट करके लिखेंगे। ठीक है, जैसे किसी बंद परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, ठीक, उनमें लगे प्रतिरोधों व संगत धाराओं के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिर से लिखेंगे, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उनमें लगे प्रतिरोधों व संगत धाराओं के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर। ठीक है,
धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर। सिग्मा ई क्या है यहाँ पर, सभी जो सेल लगे हैं उनका विद्युत वाहक बल। आई आर क्या है, जितने प्रतिरोध है उनकी धारा, संगत धारा का गुणनफल का योग। ठीक है, तो इसके लिए हम एक सर्किट लेते हैं। ध्यान देना, इसमें हमें क्या करना है, इसका प्रूविंग लिखने के लिए ध्यान देना क्या करेंगे, यहाँ से एक बिंदु से हमें चलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन तो आप याद कर लेंगे, लेकिन इसमें जो हम इक्वेशन क्रिएट करते हैं वो कैसे क्रिएट करते हैं उसको ध्यान देंगे। जैसे ए है, ए बिंदु से हम चलेंगे, किसी भी एक उसमें किसी भी एक बॉक्स को टेक करेंगे और एक बिंदु से चल के किसी भी डायरेक्शन में चल के हमें फिर उसी बिंदु पे पहुंचना है। ठीक है, और इसमें हम चिन्हों के लिए दो तीन चीजें ध्यान देंगे। कौन कौन सी चीजें, कि अगर हम बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं ऐसे -2 प्लस क्रॉस करें तो हमें ई का मान प्लस में लेना है, क्योंकि बीजगणितीय योग है, हमें चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। अगर हम बैटरी को क्रॉस करें माइनस से प्लस तो हम प्लस ले लेंगे चिन्ह, और अगर हम बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं प्लस से माइनस, ठीक है, तो हम माइनस ले लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रहे, बैटरी में अगर हम -2 प्लस, छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो प्लस लेंगे, बड़े से छोटे में जाएंगे तो माइनस, बड़ा का मतलब प्लस है। ठीक है, ये ध्यान रखना, बैटरी में जो बड़ा वाला सिंबल होता है वो प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है। और बैटरी के बाहर प्लस से माइनस की दिशा में धारा चलती है। ठीक है, मतलब चलते वक्त अगर सामने से धारा की दिशा प्रवाहित हो रही है, सामने से धारा आ रही है, ध्यान रहे +2 माइनस धारा चलेगी। अगर सामने से आ रही है और हम इधर से चल रहे हैं तो टकराएंगे, तो इसमें हम माइनस ले लेंगे। ठीक है, और अगर हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिससे हम इधर से चल रहे हैं ऐसे, तो हम प्लस ले लेंगे। ठीक है, ये आई आर के लिए होगा। आई आर क्या है, जो प्रतिरोध होगा उसमें आने वाली धारा का गुणनफल। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक छोटी सी सर्किट है जिसमें दो सेल लगे हैं, पहला E1 दूसरा E2। ठीक है, तीन प्रतिरोध लगे हैं R1 R2 और R3। तो पहले हम करंट देखते हैं, मान लेते हैं इससे I1 करंट चला। ठीक है, ये करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ इसका ये पॉजिटिव है तो इसका करंट भी प्लस से चलेगा। ध्यान रहे, बैटरी का करंट प्लस से चलता है, जितने भी बैटरीज लगी होंगी सबका प्लस से चलेगा, और लास्ट में घूम के फिर उन्हीं बैटरीज में वापस मिल जाएगा। तो E1 था, इसमें I1 करंट चला, दूसरे से I2 करंट चला, यहाँ से दोनों करंट जुड़ गए हैं और अभी ये करंट कैसे हो गए हैं, I2। ठीक है, अब ये करंट ऐसे जा रहे हैं, यहाँ से पहुंचेंगे, इस बैटरी ने I2 करंट दिया था तो I2 करंट इसका इस बैटरी में चला जाएगा, और आगे I1 करंट इसका इस बैटरी में चला जाएगा। तो इस प्रकार दोनों बैटरीज का सिंबल कंप्लीट हो गया, परिपथ कंप्लीट है। ठीक है, तो अब हम किसी एक बंद पास को उठाते हैं, तो मान लेते हैं हमने ABEF उठाया, ABEF मतलब ये वाला पास उठा रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना इस वाले पास में, तो हम करेंगे क्या है, बिंदु ए से चल रहे हैं तो बिंदु ए से ऐसे हम चले यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान देना, धारा के विपरीत है लेकिन कोई मतलब नहीं, जब प्रतिरोध आता है तब ध्यान देंगे, प्लस से माइनस जा रहे हैं। ध्यान देना, बैटरी में हम जंप कर रहे हैं प्लस से माइनस में, तो ये अपोजिट हो गई बैटरी के लिए। ठीक है, इसमें हमें माइनस का निशान लेना है, और ये है क्या, E2, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, E2 को माइनस में ले लिया है। ठीक है, E2 का चिन्ह तुरंत माइनस ले लेंगे बाएं तरफ में। ठीक है, इसको हम लिख के दिखाते चलते हैं, उससे नहीं। ठीक है, ABEF में देखा है, तो यहाँ से हम चले ऐसे, यहाँ से तो पहला हमें एक एक बैटरी मिली जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, E2, लेकिन हम प्लस से माइनस में जंप कर रहे हैं बैटरी पे, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल, ये बैटरी का माइनस टर्मिनल, तो इससे इसमें जंप कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा -E2। ठीक है, इक्वल लगा के आगे चलेंगे। प्रतिरोध, हमें इसका ध्यान रखना है, एक तरफ हमें बैटरी के विद्युत वाहक बलों को जोड़ना है और एक तरफ प्रतिरोध में आई करंट को गुणा करते हुए जोड़ना है। आगे चलेंगे, प्रतिरोध R2 है लेकिन इसमें धारा कौन सी आ रही है, I2, तो हम यहाँ से सामने से, ध्यान देना ये करंट की विपरीत दिशा में है क्योंकि हम इधर से ऐसे ऐसे चल रहे हैं और करंट इधर से आ रही है। ठीक है, तो करंट जो है वो अपोजिटली आ रही है, तो इसका मतलब अब इसमें जो आ रही है धारा उसका और इसका गुणनफल, तो I2 R2 हो गया, तो इस तरफ हमें लेना है I2 R2। ठीक है, हमें IR लेना है, मतलब प्रतिरोध और धारा का गुणा, तो ये प्रतिरोध R2 था, उसमें जो धारा आ रही है I2, दोनों को गुणा कर लिया, I2 R2 हो गया, लेकिन हम विपरीत दिशा में हैं। ध्यान देना, हम ऐसे चल रहे हैं तो विपरीत दिशा में, इसका मतलब इसका चिन्ह क्या लेंगे, माइनस। फिर हम आगे ऐसे बढ़ जाएंगे, यहाँ पर देखो हम धारा की दिशा में हैं और प्रतिरोध मिला R1, R1 में करंट कितनी जा रही है, I1, तो R1 I1 हो गया, लेकिन हम उसी दिशा में थे इसलिए प्लस ले लेंगे, तो प्लस I1 R1। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आगे जाएंगे माइनस से प्लस, यहाँ पर हम बैटरी में माइनस से प्लस की ओर जंप कर रहे हैं, तो बैटरी में हम सीधी डायरेक्शन में, तो यहाँ पर बैटरी का विद्युत वाहक बल प्लस में लिया जाएगा, तो E1 जो है वो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बैटरी के विद्युत वाहक बल को एक तरफ रखेंगे और जितने भी ऐसे प्रतिरोध है उनको एक तरफ रखेंगे, ये ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया जाएगा। ये एक बंद पास के लिए, ऐसे हम दूसरे बंद पास के लिए इसके लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे छोटे वाले के लिए लिखें हम BCDE के लिए लिखें, BCDE, हम चाहे इधर से चलें चाहे इधर से चलें, किसी भी एक डायरेक्शन चल के घूम के वहीं पे पहुंचना है। यहाँ से चल रहे हैं ऐसे आए,
यहाँ पर I1 प्लस I2 करंट जा रही है इसमें, और हम धारा की दिशा में, इसका मतलब प्लस लेना है, तो प्रतिरोध और धारा का गुणा लेते हैं, तो R3 का गुणा इससे होगा, तो हम लिखेंगे I1 प्लस में I2 और ब्रैकेट के बाद R, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, I1 I2 के गुणे में हम कैसे ले रहे हैं, R3 को ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये करंट ऐसे चली और यहीं पर हम ये वाला पास ले रहे हैं, तो यहाँ से घूम के फिर अभी भी हम धारा की ही दिशा में है, I2 करंट जा रही है किसमें, R2 में, तो प्लस में ही लेना हमें I2 R2, क्योंकि हम धारा की दिशा में थे इसलिए हमने प्लस ले लिया। आगे चलेंगे, माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो बैटरी में माइनस से प्लस जाने पर हमें प्लस में लेना होता है E2, तो हम E2 को इस तरफ लिखेंगे, E2 हमने प्लस में ले लिया और फिर हम घूम के बी पॉइंट पर पहुंच गए। इस प्रकार हमारे दो समीकरण हो गए। इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करके धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं किसी भी प्रतिरोध में, ठीक है। इस बात को बस आपको याद रखना है कि बैटरी में अगर हम यहाँ से प्लस से माइनस जाते हैं, प्लस से माइनस, तो हम माइनस में लेंगे, ठीक है। और अगर बैटरी में हम माइनस टू प्लस जाते हैं, माइनस से ही प्लस, अगर हम माइनस टू प्लस जाते हैं तो हम चिन्ह कैसा लेंगे, प्लस का साइन ले लेंगे, ठीक है। इस प्रकार हम सॉल्व करते हैं, ठीक है।